नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब की खुदनविश्त सवाने उमरी और फिर एक दिन कुछ यादें। आज इस खुदनविश्त का आखिरी बाब, लास्ट चैप्टर, इसके बाद ये किताब ख़त्म हो जाती है। पिछले तकरीबन महीने भर से पढ़ते हुए इसकी आदत सी पड़ गई थी। आज जब ये ख़त्म हो रही है तो दिल कह रहा है कि इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो गई। खैर, हर चीज़ जो शुरू होती है तो कभी ना कभी तो ख़त्म होती है। तो आज इसका आखिरी बाब, नसीर साहब की खुदनविश्त का आखिरी बाब, उन्वान है मंजिल मकसूद। सुनिए, मंजिल मकसूद। अगर ये सच है कि अदाकार की प्रतिभा उसके चुनाव में दिखती है तो फिर तो मुझ में कोई प्रतिभा थी ही नहीं। कला फिल्मों से शुरुआत मुझे करनी नहीं थी। ये तो सिर्फ पत्तों का सही गिरना था कि एक बेहतरीन हिदायतकार ने मुझे चुना, वो भी तब जब मैं आईएस जौहर जैसे प्रोड्यूसर की फिल्म में भी तीसरी लाश बनने को तैयार था। अगर मेरे सर कोई सहरा है तो सिर्फ ये कि जब श्याम और दूसरे कई फिल्मसाजों को मेरे जैसे अदाकार की ज़रूरत थी तब मैं मौजूद था। संजीदा सिनेमा को चुनने का मैं दावा नहीं करता, उसने मुझे चुना, शायद अम्मी की दुआओं की वजह से। लोकरंजक फिल्मों में भी मेरी मांग बनी रही, मगर उनमें मेरे इंतखाब अक्सर अहमकाना रहे। कुछ जो मैंने ठुकराई बड़ी कामयाब हुई, और जो कुछ चुनी वो दो कौड़ी की भी नहीं निकली। उस दूसरे दर्जे में एक ऐसी फिल्म थी जो नीम हकीम स्क्रिप्ट राइटर्स, बहुत ही अकड़ू दो भाइयों ने बनाई। मिसाल नाम की उस फिल्म की कहानी बिल्कुल हटके थी, लेकिन तवाज़ुन के लिए कई टन मसाला भी था। और मुझे कुछ इम्कान सा हुआ कि मैं इसके सहारे आखिरकार बॉक्स ऑफिस पर हिट हो सकता हूँ। एक दब्बू नौजवान का किरदार था मेरा, जो अपनी महबूबा को इज्जत लूटने वालों के रहमो करम पर छोड़कर भाग निकलता है। हिंदी फिल्मों में इज्जत लूटने वाले हमेशा पूरे शोर शराबे के साथ बिल्कुल नामाकूल जगहों पर अपना काम करते हैं। बाद में वो बुज़दिल पुलिस में भर्ती होकर अपना उद्धार करते हैं। कुछ एक गाने गाता है, एक नौजवान को जिसका किरदार हिदायतकार भाइयों में से एक ने किया, उसे मुतासिर करके दोनों सूरमाई करने निकल पड़ते हैं। हम 5 फिल्म में पहली बार मैंने फिल्मी लड़ाई की थी और उसे असल बनाने की कोशिश में पहले ही दिन पीठ में चोट खाई। रत्ना ने फिल्म देखकर कहा कि
कि असली झड़प में शामिल होने का असर पैदा करने की मैं कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रहा था। हिंदी फिल्मों की लड़ाई में आसान रवैया और बस क्या वाली अदा की जरूरत है। इस खामी को सुधारने का मौका देती हुई लग रही थी वो फिल्म मिसाल। काफी एक्शन था उसमें और मैं अकेला नायक होने की उम्मीद से भी ललचा गया। यकीन सा था कि उस फाइटिंग पिक्चर में जरूर नाजरीन की नजर में आऊंगा और इस बार ऐसा हुआ भी। मिसाल जिस एक हफ्ते चली उसके दूसरे या तीसरे दिन मैं चुपके से देखने गया। हॉल तकरीबन खाली था। स्टॉल में कुछ एक रूहों के साए नजर आए जो या तो खामोश थे, ये जब मैं पर्दे पर आता तो हकारत से मेरा इस्तकबाल करते। उस दिन ये भी पता चल गया कि अहम किरदार मेरा था ही नहीं। मैं तो एक माविन अदाकार था और दोनों भाइयों में से एक ने अपने आप को मरकजी किरदार बना लिया था। बीच में मुंह छुपाए खिसक रहा था कि एक दर्शक चिपक गया और पीठ पर थपकी मारकर बोला, बाल इतना छोटा काहे को रखा भाई? मैंने कहा, पुलिस अफसर बना था ना। तो जोर का ठहाका मारा, छोड़ यार, हीरो जैसा दिखना चाहिए। ये पहला कोई तजुर्बा नहीं था, ये कोई पहला तजुर्बा नहीं था मेरा जब मुकम्मल फिल्म का उसके स्क्रिप्ट से कोई वास्ता न रहा हो, न बिलाशक आखिरी। मगर उस तजुर्बे ने मेरे दिल में मेन स्ट्रीम सिनेमा के लिए इतना गुबार भर दिया कि अगली कुछ फिल्में करते हुए भी मैं शको शुबह में डूबा रहा। उनमें से एक थी गुलामी, जिसमें कई बड़े मशहूर सितारे थे और इसकी शूटिंग के दौरान में अजब सी सनक में रहा मैं। बावजूद इसके कि मेरा मेहनताना पहली बार 6 की तादाद में था। मेरे सारे शुबों के बावजूद वो खासी उम्दा फिल्म साबित हुई। बॉक्स ऑफिस पर बहुत कामयाब रही और मिसाल से मेरे करियर को हुए नुकसान को काफी हद तक धो सकी। लेकिन आम आदमी की याददाश्त बड़ी तेज होती है। हर जुमा अपने पसीने का पैसा उन फिल्मों पर उड़ाने के बाद हीरो बुज़दिल नहीं, हीरो जैसा दिखना चाहिए। मैंने मिसाल में जिसे अच्छा काम समझा था उसका सिला मैंने सड़क पे, सिनेमा में, ट्रैफिक लाइट पर भिखारियों से पाया। मैंने मिसाल में जिसे अच्छा काम समझा था उसका सिला मैंने सड़क पे, सिनेमा में, ट्रैफिक लाइट पर भिखारियों से पाया। अबे भड़वे, और इससे भी फहश जुमले सुनना अपने आप में हौसला तोड़ने के लिए काफी था। लेकिन हद तो तब हुई जब खार सबवे के रास्ते मैं और रत्ना अपने शादी के जोड़ों में शादी के जश्न से लौट रहे थे कि ट्रैफिक की भीड़ में हमारी कार को कोई दर्जन भर लफंगों ने घेर कर 10 मिनट तक ऐसी घुमावदार और पेचीदा गालियां बकी जो मुर्दा भी सुन ले तो भाग खड़ा हो। जिंदगी में शायद ये वाहिद मौका था जब एक्टर बनने का पछतावा हुआ मुझे। ये वाकया साबित कर गया कि हिंदी फिल्मों के नाजरीन अपने उन छिछोरे सपनों को कैसे सजा कर रखते हैं। दिल में हौल उठती है सोचकर कि फिल्मों के उस मस्नूई समुंदर में दर्शक
किस हद तक गोते लगा रहे हैं। अच्छा है कि इस मंतिक का अचार न डालें कि आम आदमी को अपनी नीरस जिंदगी से दूर जाने के लिए इन फिल्मों की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। जो बात खौफनाक है वो ये कि इन फिल्मों ने इरादतन नाजरीन को ऐसे रिझा रखा है कि कबाड़ निगलने और उसे हजम करने की आदत पड़ गई है उन्हें, उसके जायके की लत लग गई है और उसकी तलब उठती है। इसलिए दुख इस बात का है कि इल्ज़ाम दर्शकों को दिया जाता है कि पब्लिक को यही चाहिए। खार सबवे का वाक़या ये नसीहत दे गया कि शोहरत को अपनी बपौती समझना किस कदर ख़तरनाक हो सकता है। वैसे भी जानते नहीं मैं कौन हूँ वाले सवाल को मुंह तोड़ जवाब मिलता ही है। फिल्मी सितारे जब अपनी कामयाबी को मद्दाहों का प्यार कहते हैं तब वो दरअसल और कामयाबी की भीख मांग रहे होते हैं। जो खाम ख्याली में है कि फाटक के बाहर उनकी एक झलक पाने के लिए बादलों की तरह नाचते लोग उनसे वाकई मोहब्बत करते हैं, उन्हें कभी ना कभी सच का सामना करना ही पड़ेगा। कुदरत मुझे शोहरत छोटी छोटी किस्तों में देती रही, गोया परखने के लिए कि उसे हजम कर सकूंगा या नहीं। मुझे बहुत जल्दी बदहज़मी होने लगी, इसलिए नहीं कि अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं है या मेरे बेशकीमती तन्हाई में कोई मुखिल हो रहा है। एक ऐसी कोई बात है या ऐसी कोई बात अपनी निजी जिंदगी को काफ़ी आसानी से बचाया जा सकता है, बल्कि इसलिए कि मैं ये मानता हूँ कि कोई अगर वाकई आपका मद्दा है तो तब सरदर्द नहीं बनेगा जब उसे दिख रहा हो कि उसकी मौजूदगी आपको खल रही है। कोई अजनबी मेरे कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करे, फोटो खिंचवाने के लिए जारहाना ढंग से मेरी तरफ बढ़े, खाने के बीच में रुकावट डाले तो मेरा दिमाग घूम जाता है। हिंदी फिल्मों के ज़्यादातर स्टार जिस हिफाजती टीम को साथ लिए फिरते हैं वो ना तो मेरे पास है ना मुझे उसकी ज़रूरत है। इसलिए हवाई अड्डों पर अपना सामान बटोरते वक्त सेल्फी के भूखों में माफ़ कीजिएगा इसलिए हवाई अड्डों पर अपना सामान बटोरते वक्त सेल्फी के भूखों की मैंने जब ऐसी तैसी की तो समझता क्या है अपने आप को, अक्सर सुनना पड़ा। अल्बर्ट पिंटो के लिए एक बार माउंट मेरी के मेले की भीड़ में खुफिया कैमरे से शबाना और मेरा शॉट लिया जा रहा था। वो फौरन पहचान ली गई, काफ़ी तानेबाजी और बदतमीजी होने लगी और फिर एक बंदा जो ख़ास तौर पर चिपक कर बेहूदगी कर रहा था, शबाना ने उसके मुंह पर पूरे तबोताब से तमाचा जड़ दिया। हालात आपे से बाहर होने लगे, धक्का मुक्की की नौबत आ गई। हताश होकर मैंने अपने गुस्से को काबू में रखा। अच्छी तरह मालूम था कि अगर कुछ उल्टा सीधा कह दिया या कर दिया तो भीड़ मुझे धुन देगी। मैंने हकलाते हुए लिहाज रखने की बात की तो और हूटिंग होने लगी और जवाब ऐसा मिला कि मेरे कान जल गए। फिर इधर आई कई कुई है। मैं इकबाल करता हूँ कि अदाकार बनने में मेरा मकसद कला के राज जानना या मानी खेज फिल्में बनाना या समाज का उद्धार करना बिल्कुल नहीं था।
मैं मशहूर होना चाहता था, मालदार बनना चाहता था। मैं चाहता था लोग मुझे पहचाने, मेरी चर्चा करें। और शायद ही कोई समझ सके कि जब ये वाकई होने लगा तो क्यों अपने आप को उससे कतराता पाया मैंने। तारीखों पर यकीन नहीं रहा। तारीख तो कभी कभी घटिया काम के लिए भी हुई। 14-15 साल की उम्र में सपने देखते हुए आधा दर्जन अलग अलग ऑटोग्राफ का अभ्यास भी किया था मैंने। लेकिन जब अक्सर पर्स से निकाले कागज के मुड़े तुड़े टुकड़े या विजिटिंग कार्ड, बल्कि कभी कभी टिश्यू पेपर भी थमाए जाते, और कुछ एक बार तो बाद में पूछा भी गया कि मेरा नाम क्या है, उस तकलीफ दे काम से उसके बाद मैंने इनकार करना शुरू कर दिया। आज भी अक्सर मुझे गिरीश कर्नाड या नाना पाटेकर समझकर उनके काम पर मुबारकबाद मिलती है। उन दोनों से जरा सी शुबहत नहीं है मेरी, मगर क्योंकि हम एक तरह के एक्टर हैं और एक ही तरह की फिल्में करते हैं, नाजरीन शायद हमें फर्क नहीं कर पाते। जब कोई मुझसे कहता है कि उसे मेरी फिल्में पसंद आई, तो मैं नहीं पूछता कौन सी। हो सकता है वो अर्थ या स्वामी या अंकुर का जिक्र कर रहा हो, जिनमें मैं था ही नहीं। हीबा को देखे हुए 12 साल गुजर चुके थे। एक रोज ईरान से उसका फारसी में लिखा खत आया, जो न मैं पढ़ सका, न अम्मी, नहीं ना ही आसपास और कोई। साथ में परवीन का एक रूखा सा पर्चा था कि आपकी बेटी आपसे मिलना चाहती है, अगर इजाजत हो तो। अम्मी से मैंने उर्दू में जवाब लिखवाया इजाजत देते हुए। जिस बच्ची की शक्ल भी मुझे याद नहीं थी और जिसे मैं बिल्कुल जानता नहीं था, उसके मिलने के ख्याल से दिल मचलने लगा। रत्ना और मैं अब तक ये तय कर चुके थे कि साथ रहने में कई सहूलतें होंगी। एक तो ये कि मुझे हर रात उसे घर छोड़ने नहीं जाना पड़ेगा। एनएसडी की पढ़ाई पूरी करके खाता बही का जरा भी इल्म न होने के बावजूद वो अकेले दम हिसाब का वो रायता साफ कर रही थी, जो एकाएक वक्त से पहले गुजर जाने के सबब उसके वालिद छोड़ गए थे। खाते जांचने, अकाउंटेंट से मिलने, कर्जों की भरपाई करने और कुछ बड़े फिल्मी नामों से बकाया रकमें वसूल करने की बेकार कोशिशों में उसने महीनों गुजारे। हमारी शादी से पहले ही वो मेरी कमाई का भी पूरा काम संभालने लगी और आज तक संभाल रही है। मुझे तो सरसरी तौर पर ही पता है कि कितने पैसे आए या कितना टैक्स गया। आंकड़ों की शक्ल देखते ही मेरी नज़रें चकरा जाती हैं, पर रत्ना है कि सारे आदात से वाकिफ़ है। बहुत जल्द मुझे यकीन हो गया कि उसके जैसे तवाज़ुन की मेरी ज़िंदगी को ज़रूरत है। ये फ़र्क जाने दें कि मेरे कपड़े ज़्यादातर चूहे की खाल जैसे रहते और उसके हमेशा साफ सुथरे। हम कई मानी में एक जैसे थे। मैं गर्म दिमाग और बेचैन था, वो भी गर्म दिमाग थी पर अकल से काम लेने वाली। खानदान की अहमियत मैंने रत्ना से सीखी। उसकी वजह से मुझे अम्मी और अपने भाइयों में ऐसे पहलू नज़र आने लगे जिनसे मैं पहले वाकिफ़ नहीं था और उनसे ज़्यादा करीबी रिश्ता बना सका। न सिर्फ ये है कि रत्ना दिन ब दिन और हसीन लगती जा रही थी, बल्कि हीबा का वजूद उसने जिस सब्र से कबूल किया, उसकी वजह से मेरी जान उस पर निसार हुई।
यकीन था कि मेरी कमाई ही नहीं, मेरा दिमागी तवाज़ुन भी उसके हाथों महफूज रहेगा। अम्मी को मालूम था कि हमारा रिश्ता कब से चल रहा है और रत्ना के खुलूस और मोहब्बत के बर्ताव की वजह से वो उसे अपना ही चुकी थी। जब मैंने शादी की खबर उन्हें सुनाई तो एक छोटे से वक्फे के बाद उन्होंने पूछा कि क्या मैं रत्ना से इस्लाम कबूल करवाऊंगा। मेरे नहीं कहने पर कुछ देर मेरी आंखों में देखती रही, फिर एक बार बहुत धीरे से रजामंदी में सर हिलाया। अगले दिन खुशी खुशी लक्ष्मी सदन गई और दीना से उनकी बेटी का हाथ मांगा। हमने सगाई करना जरूरी नहीं समझा, हम तो बहुत पहले ही एक दूसरे के हो चुके थे। शादी की तैयारियां चल रही थी जब कुदरत ने उस कुदरती सच्चाई को दोहराना जरूरी समझा कि फिल्म में असर छोड़ने के लिए अदाकार किस हद तक हिदायतकार के हाथों में होता है। हालांकि सितम नाम की फिल्म में शम्मी कपूर के कुछ गानों के मुखड़े गाकर मैंने मुकम्मल मट्टी पलीद नहीं करवाई थी। ये बात तो साफ थी कि उस तरह के किरदार के लिए मैं सही हूं ही नहीं, लेकिन मन में ये शक भी लरज रहा था कि मुझे अभी तक सही ढंग से पेश नहीं किया गया है। इस्माइल श्रॉफ जिस जरा सी लीक से हटी मगर काफ़ी कामयाब कुछ फिल्में बना चुके थे, बहुत पहले से चाहते थे कि हम साथ काम करें। अब उन्होंने अपनी फिल्म दिल आखिर दिल है में मुझे मरकजी किरदार के लिए चुना। इस तरह की रोमानी फिल्में तो वैसे ही मुझे पसंद नहीं थी और उस किरदार में मैं खुद एक पल के लिए भी अपने आप को नहीं देख पा रहा था, पर उसे करने के कई असबाब थे। अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, साथ में एक नहीं 2 हसीन खवातीन, राखी और परवीन बाबी, जो दोनों ही उस वक्त बहुत बड़ी स्टार थीं, और 3 गाने। इस तरह सुनैना की बेहुदा अदाकारी की तलाफी का मौका था, मगर क्या मालूम था कि कुएं से निकलकर खाई में कूदने जा रहा हूं। उन्हीं दिनों एक नाकाम अदाकार शेखर कपूर, जिसको तब तक सिर्फ शबाना के बॉयफ्रेंड की हैसियत से जाना जाता था, कहने आया कि मैं उसकी फिल्म में काम करूं, जो वो एरिक सेगल की एक नॉवेल पर बनाने वाला था। उसने किताब मुझे थमाई, सिर्फ कुछ ही सफ़े पढ़ने के लायक थे, मगर कहानी दिलचस्प लगी और लगा कि शायद ये अच्छी फिल्म बन जाए। हालांकि मुझे शेखर की काबिलियत पर शक था। शूटिंग होनी थी दिल्ली के हसीन जाट शूटिंग होनी थी दिल्ली के हसीन जाड़े में। जी हाँ, तब दिल्ली का जाड़ा वाकई हसीन होता था और कुछ हिस्से मेरे पुराने स्कूल सेंट जोसेफ नैनीताल में। शेखर की सोबत मुझे अच्छी लगती थी और जब बहस शुरू हुई तो कुछ इत्मीनान हुआ कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। फिर भी कुछ अनमना सा मैं उसके साथ हो लिया। डर दरअसल इस बात का था कि ये कहीं वैसी उबाऊ घरेलू फिल्म न बने जिसमें बच्चे इतने मीठे होते हैं कि उनको शुगर हो जाए। शुरू होने से पहले मुझे उस फिल्म से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, मगर एक और बड़ा सबक सीखना बाकी था। शूटिंग शुरू होने से पहले शेखर ने मुझसे कहा कि मुझे उस फिल्म में कोई किरदार नहीं बनना है। वो चाहता था कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूं।
ये सुनकर तसल्ली हुई, क्योंकि अभी तक मुझसे हमेशा ही, माफ़ कीजिएगा, ये सुनकर तसल्ली हुई क्योंकि मुझे अब तक हमेशा यही बताया जाता रहा कि किरदार किसके समान, किसका सूचक, किसका सा रूप वगैरह है। स्पर्श के बाद पहली बार किसी फिल्म के लिए मेरे ही सुलूक और मेरे रद्द अमल की ज़रूरत थी। शेखर से ज़्यादा वाकिफ न होने के बावजूद मैं फौरन ही उसके साथ खुल गया, जैसा सही के साथ भी हुआ था। ज़्यादा वाकिफ न होने के बावजूद मैं फौरन ही उसके साथ खुल गया, जैसा सही के साथ भी हुआ था। शेखर मेरी अदाकारी की कुव्वतों और कमज़ोरियों को पहचानता था। ज़रूरत होती तो मुझे प्यार से ठोका देकर मुझे सही राह पर ले आता। मैं मुतासिर हुआ कि किस सफाई से वो ऐसे मनाजर उभार देता जो किसी आम हिदायतकार के हाथों में चाशनी बनकर रह जाते। स्पर्श की तरह इस फिल्म की कहानी भी बाकमाल स्क्रिप्ट से बड़ी स्पर्श की तरह इस फिल्म की भी बाकमाल स्क्रिप्ट से बड़ी मदद मिली। पहला शॉट लिए जाते ही मेरे सारे शक दूर हो गए कि शेखर को सीन फिल्माना आता है या नहीं। पूरी शूटिंग बिल्कुल बेफिक्र रही और शूटिंग के बीच पेट खराबी की वजह प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को थोड़ी सी फिक्र में डालने के अलावा मैंने किसी को और कोई तकलीफ नहीं दी। हाँ, पर जो बच्चा मासूम था उसे कई बार झंझोड़ देने को जी ज़रूर चाहा। शेखर ने लेकिन सबका ध्यान रखा और बेपनाह सब्र और प्यार से हम सब से वैसा काम कराया जैसा उसे चाहिए था। आज भी मैं उस फिल्म को अपनी बेहतरीन फिल्म मानता हूँ। मासूम ने 3 पुश्तों के बच्चों से मेरा तारुफ कराया और न सिर्फ मेरी यादों में उसका एक ख़ास मकाम है, बल्कि दुनिया में जहाँ भी जाऊँ लगता है हर जगह हर किसी ने देख रखी है। रही दिल आखिर दिल है, जिससे मैंने छप्पर फाड़ नतीजे की उम्मीद लगाई थी। दिल्ली जाने से पहले इसकी शूटिंग की और वापसी के फौरन बाद भी वो बजा तौर पर आज किसी बेनाम कब्र में दफन है। अजीब अहमकाना स्क्रिप्ट थी, अजीब अहमकाना स्क्रिप्ट थी उस फिल्म की, जिसमें टकराव के हालात सिर्फ इसलिए पैदा किए गए थे कि उनके हल पहले से सोचे हुए थे। एक तरक्की पसंद मौजू को उठाने का दिखावा करते हुए ये फिल्म वफादारी से तमाम दकियानूसी फार्मूलों का इस्तेमाल कर रही थी, बिना जाने के ये फार्मूले किस वजह से कामयाब हुआ करते थे। भले ही उसमें मैंने असल बनने की कोशिश नहीं की थी और मेकअप पोतना, बालों को सही रखना, कपड़ों में शिकन न आने देना वगैरह की सारी हिदायतें बिना सोचे मानी, मगर मैं उसमें ऐसा बेढब पतला लगता हूँ जिसके तार कोई अफीमची खींच रहा हो जैसे। सुनैना की तलाफी करने के बजाय उस फिल्म में मैं उससे भी गया गुजरा लगा। शुक्र है उसको भी शायद ही किसी ने देखा, अलावा कुछ एक वफादार दोस्तों के, और जिन्होंने यकीन दिलाया कि उसे देखना 100 कोड़े खाने के बराबर था। मैं उसे देखने की हिम्मत कभी जुटा नहीं पाया। मकबूल आम हिंदी सिनेमा के अदारी का ढंग मैं कभी नहीं अपना सका। हकीकत में कई अदाकारों से मुतासिर होने के बावजूद मैंने किसी से कुछ भी स्थायी नहीं लिया। माफ़ कीजिएगा, हकीकत में कई अदाकारों से मुतासिर होने के बावजूद मैंने किसी से कुछ भी स्थायी नहीं पाया, कैंडल साहब के अलावा, और इसमें भी काफ़ी कुछ पीछे छूट गया। ये समझने मुझे बहुत वक्त लगा
कि उन फिल्मों में सुलूक के पैमाने ज़िंदगी से नहीं बल्कि दूसरी फिल्मों से तय किए जाते हैं। मेरे हवालों की लुग़त ज़िंदगी थी, ना कि हिंदी सिनेमा, जिसमें वाक़यात ना तो ज़िंदगी के करीब और ना ही मुसन्निफ़ या हिदायतकार के तजुर्बों की पैदावार होते हैं, बल्कि पिछले किसी फिल्मी तजुर्बे की नाजायज़ औलाद। दिल आखिर दिल है का हर सीन किसी पुरानी फिल्म के सीन का चरबा लगा, कहीं भी सच्चाई का एक ज़र्रा भी नहीं मिला। ऊपर से हिंदी सिनेमा छाप अदाकारी से न लगाव था मुझे, ना ही उस पर कोई पकड़, लिहाजा उम्मीद के मुताबिक मेरा काम बेहद फीका साबित हुआ। उस लानती इंतखाब ने कई बरसों तक मसाला फिल्मों में अदाकार के तौर पर मेरा फातिहा पढ़ दिया, जबकि मासूम, जिसे शुरू में मैंने काफ़ी एहसान करने वाले नज़रिए से देखा था, लगभग 35 बरस बाद भी मेरी फिल्मों में सबसे पहले याद की जाती है। अरसा पहले कही हुई गुर्तोवस्की की बात याद आ गई। टैलेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, टैलेंट की कमी ज़रूर होती है, और ये कमी पैदा होती है जब आप अपने सही मकाम पर ना हो। अपना मकाम तलाशने में खैर से अब तक 40 से ज़्यादा साल लग गए, मगर उस दौर का कुछ हिस्सा तो मैंने सही जगह गुजारा। क्या खाविंद और वालिद के रूप में मैं अपने सही मकाम पर हूँगा? यह ऐसा सवाल था जिसने मुझे कदर फिक्र में डाल रखा था, पर अब लगता है मैं दोनों में नाकाम नहीं रहा। रत्ना से मेरी शादी समुद्र के किनारे नहीं हो सकी, सिर्फ इसलिए नहीं कि रजिस्ट्रार मड आइलैंड तक जाने को तैयार नहीं था, बल्कि जज्बाती वजह से भी। दीना के घर के सिर्फ खानदानों की मौजूदगी में हलफ लेने के बाद बाकी दिन हमने मड आइलैंड में कुछ एक दोस्तों के साथ समुंदर के किनारे गुजारा, और वापस घर जाते हुए खार सबवे के पास पहुंचने तक मासूमियत से जिंदगी को मुकम्मल समझते रहे। कोई साल भर बाद जब हीबा हमारे साथ रहने आई, तो उस फासले को पाटने के लिए जो हो सकता था मैंने किया। ईरान में उसके बचपन की यादें, जब भी उनका जिक्र होता है, लगता है आज भी उसे तकलीफ पहुंचती है, और उस नाजुक और मुश्किल दौर के बारे में पूछने की ख्वाहिश मुझे मारनी पड़ती है। आयतुल्ला खुमैनी की वापसी और शाह, कोई रिश्तेदार नहीं, को भागने पर मजबूर करने वाले इनकलाब के वक्त परवीन, हीबा और उसकी सौतेली बहन बुशरा ईरान में थे। दोनों लड़कियों को शायद सख्त इस्लामी तरबियत से गुजरना पड़ा। हमेशा बालों और कानों को ढकने के लिए चादर ओढ़ती थीं, जिसे हीबा ने हमारे पास आते ही शुक्र है उतार फेंका। नमाजें कुछ दिनों तक जारी रहीं, फिर जल्द ही वो भी छूट गई। हिंदुस्तान छोड़ने से कुछ पहले परवीन खुद भी एक कट्टर बुनियाद परस्त बन चुकी थी। शायद ईरान जाने की वजह यही थी। हीबा स्कूल नहीं गई थी, सिर्फ फारसी बोलती थी, लेकिन जिंदगी के शुरुआती बरस इंग्लैंड में रहने की वजह से अंग्रेजी समझ लेती थी और उसे बोलना भी जल्द सीख गई। वो तब 14 साल की थी, और मेरे ख्याल से 14 साल के ऐसे बच्चों की बहुत तादाद नहीं होगी जिन्होंने क्लास 6 में अपने से कम उम्र बच्चों की क्लास में होने की शर्मिंदगी को इतने सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त किया। वो बीए करके दिल्ली में ड्रामा सीखने गई, और अब एक अच्छी तालमेल वाली इत्मीनान बख्श अदाकारा, हमारी कंपनी का जौहर
और अपने 2 सौतेले भाइयों के लिए मिसाल और मस्बत असर का सरवत है। मुझे तो इस मलाल के साथ जीना है कि मेरी पहली वाली बेरुखी का घाव कभी भरेगा नहीं, पर उम्मीद करता हूँ आज हिबा को मुझसे ज़्यादा शिकायत नहीं है। उसकी बहाली का पूरा क्रेडिट रत्ना को जाता है कि अपनी औलाद होने से पहले उसने हिबा को पाला। काश ये कह सकता कि राजा रानी की ख़त्म हुई कहानी और वो हमेशा खुशी खुशी साथ रहे, मगर ज़िंदगी जैसी कुत्ती चीज़ कभी ख़त्म-शुद की गुंजाइश नहीं रहती। इसके बाद जो हुआ वो एक अलग दास्तान है। आखिरी सफ़े पर नसीर साहब ने लिखा है अलविदा, और उस अलविदा के नीचे जो जुमले हैं वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। फतेह का परचम लिए 15 साल का मैं स्कूल में जब शाइलॉक और लेयर बना अपने आप को अदाकार समझने लगा था, तभी से जागते हुए एक सपना देखता आया हूँ। एक सर्वज्ञानी बुजुर्ग मेरा काम देखने के बाद कहते हैं, बेशक सब तुम्हें अच्छा अदाकार मानते हैं, लेकिन उस लेकिन के बाद क्या, ये मैं नहीं जान पाया। ऐसा नहीं कि मेरे तखय्युलात हार मान लेते हैं, पर डगमगा जरूर जाते हैं। समझ में नहीं आता किस रुख में बढ़ें। नतीजा ये कि बहुत सारे रुख मिले हैं मुझे, पर उस लेकिन का हल नहीं। ये ख्याल इतने बरस मेरे साथ रहा कि अब उस आधे खौफ आधी खुशी का लुत्फ लेने लगा हूँ। सुनने को अभी बेताब हूँ जो बुजुर्गवार कहेंगे। उस इंतज़ार ने शायद मुझे सिखाया कि किसी चीज़ को हकीकी सच्चाई ना मानो और लड़खड़ा कर ही सही कभी कभी उन जवाब तक पहुंचा दिया है जिन्हें मैं ढूंढ ही नहीं रहा था। खुद बुजुर्गवार आज तक नाजिल नहीं हुए, पर कई बार अलग अलग रूप में मिले हैं। कभी नौजवान जेसुइट, कभी सन जैसे बालों वाले प्रोफेसर, कभी नशे में धुत साथी, कभी माशूक, कभी मेहरबान फरिश्ता। अब मैं वहाँ आन पहुँचा हूँ कि आईने में झांकूं तो वो नजूमी धुंधला सा नज़र आता है, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखता हुआ, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखता हुआ। तो इस तरह नसीर साहब की खुद नविश्त और फिर एक दिन कुछ यादें खत्म हुई। दूसरा हिस्सा मुझे उम्मीद है नसीर साहब लिख रहे होंगे, और जब वो तैयार हो जाएगा और अगर जिंदगी ने वफा की मेरे साथ और उस वक्त तक मैं मौजूद रहा, तो ज़रूर दोबारा आऊँगा नसीर साहब की खुद नविश्त का दूसरा हिस्सा लेकर भी। तब तक के लिए आदाब।